आज हम कंप्यूटर के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से को समझने वाले हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम सब रैम कहते हैं। असल में यही वो चीज़ है जो तय करती है कि आपका कंप्यूटर कितना तेज़ और स्मूथ चलेगा, खासतौर पर तब जब आप एक साथ कई काम कर रहे हों। तो चलिए जानते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। ये हम सबके साथ होता है ना? मान लीजिए कुछ ब्राउज़र टैब खुले हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है और किसी डॉक्यूमेंट पर काम भी कर रहे हैं और अचानक सब कुछ कछुए की चाल चलने लगता है। इसका सीधा कनेक्शन रैम से है और यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का शुरुआती बिंदु है। देखिए, रैम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या कह ले कि वर्किंग मेमोरी मानना। ये वो जगह है जहां कंप्यूटर उन सभी चीजों को रखता है जिन पर वो उस पल में मतलब एक्टिवली काम कर रहा होता है। चलिए इस परिभाषा को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली, ये अस्थायी है, मतलब इसका काम लॉन्ग टर्म स्टोरेज का नहीं है। दूसरी, ये सिर्फ उस डेटा को रखती है जो फिलहाल इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे जरूरी, ये वोलेटाइल है, जिसका मतलब है कि जैसे ही पावर बंद हुई, इसके अंदर का सारा डेटा गायब, पूरी तरह से। इसे ऐसे सोचिए, आपकी हार्ड ड्राइव एक बहुत बड़ी किताबों की अलमारी है जहां आपकी सारी फाइलें, प्रोग्राम और डेटा लंबे समय के लिए सुरक्षित रखे हैं। और रैम, वो है आपकी स्टडी टेबल। जब किसी किताब पर काम करना हो तो आप उसे अलमारी से निकालकर टेबल पर रखते हैं ताकि वो ठीक आपके सामने रहे। रैम भी बिल्कुल यही काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्टडी टेबल यानी रैम को इतना तेज होने की क्या जरूरत है? क्या सीपीयू सीधे हमारी किताबों की अलमारी यानी हार्ड ड्राइव से काम नहीं कर सकता? इसका जवाब छिपा है स्पीड में। देखिए, कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। वो 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकता है। लेकिन हार्ड ड्राइव, यहां तक कि आज की तेज एसएसडी भी सीपीयू के मुकाबले बहुत धीमी है। अगर सीपीयू को हर छोटे-मोटे काम के लिए सीधे हार्ड ड्राइव तक जाना पड़ता, तो हमारा कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता। यहीं पर रैम इस स्पीड गैप को भरने के लिए एक हाई स्पीड ब्रिज का काम करती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी साफ कर देंगे। रैम नैनोसेकंड में डेटा एक्सेस करती है, वहीं एक एसएसडी को माइक्रोसेकंड लगते हैं, जो रैम से 1000 गुना धीमा है। और एक पुरानी हार्ड ड्राइव, उसे तो मिली सेकंड लगते हैं, यानी 10 लाख गुना धीमा। बस यही वजह है कि सीपीयू हमेशा रैम से ही बात करना चाहता है। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया असल में होती कैसे है। जब भी कंप्यूटर पर कुछ किया जाता है तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है। ये एक बहुत ही सरल 4 स्टेप प्रक्रिया है। जैसे ही किसी आइकॉन पर क्लिक होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव से ढूंढकर रैम में कॉपी कर देता है। फिर सीपीयू उस प्रोग्राम को चलाने के लिए रैम से ही सारे निर्देश लेता है और आखिर में जो भी नतीजा आता है वो वापस रैम में भेजा जाता है और फिर हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, सीपीयू और हार्ड ड्राइव के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होती। रैम एक जरूरी बिचौलिया है। डेटा का हर एक बाइट जिसे सीपीयू को प्रोसेस करना है, उसे पहले हार्ड ड्राइव से उठकर रैम में आना ही पड़ता है। अब जब हम क्यों और कैसे समझ चुके हैं, तो चलिए एक लेवल और नीचे जाके देखते हैं कि इस मेमोरी चिप के अंदर क्या होता है और इसे रैंडम एक्सेस आखिर कहते क्यों हैं। रैंडम एक्सेस शब्द ही रैम की स्पीड का असली राज है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी के किसी भी हिस्से में सीधे जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब में सीधे किसी भी पन्ने पर जाया जा सकता है। उसे शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे समझने के लिए एक पुरानी कैसेट टेप और एक किताब के बीच का अंतर सोचिए। टेप सीक्वेंशियल एक्सेस का एक क्लासिक उदाहरण है। 10वां गाना सुनने के लिए पहले के 9 गानों को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ता था। लेकिन रैम एक किताब की तरह है, आप सीधे इंडेक्स देखकर 10वें चैप्टर पर पहुंच सकते हैं। यही क्षमता इसे इतनी जबरदस्त तेजी देती है। आमतौर पर रैम 2 तरह की होती है। पहली है डी रैम यानी डायनामिक रैम, जिसे हम अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी के तौर पर जानते हैं। ये सस्ती होती है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। दूसरी तरफ है एस रैम यानी स्टैटिक रैम। ये बहुत ही ज्यादा तेज, बहुत महंगी होती है और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका इस्तेमाल सीपीयू के अंदर की छोटी सुपरफास्ट कैश मेमोरी में होता है। इसे सीपीयू का वीआईपी लाउंज समझ सकते हैं, जहां सबसे जरूरी डेटा रखा जाता है। और ये हमें मेमोरी हायरार्की तक ले आता है। इससे एक पिरामिड की तरह सोच सकते हैं। सबसे ऊपर बहुत छोटी लेकिन बिजली की तरह तेज एसआरएम कैश है।
बीच में उससे बड़ी और तेज DRAM यानी हमारी मेन रैम है, और सबसे नीचे सबसे बड़ी लेकिन सबसे धीमी स्टोरेज यानी SSD या HDD है। सिस्टम की परफॉर्मेंस को टॉप पर रखने के लिए ये तीनों लेवल मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अब इन सभी तकनीकी डिटेल्स को हमारे सबसे पहले सवाल से जोड़ते हैं। मल्टीटास्किंग के दौरान कंप्यूटर धीमा क्यों हो जाता है? जब एक साथ कई एप्लीकेशन खोले जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टडी टेबल पर एक साथ कई किताबें रखने के लिए कहा जा रहा होता है। हर खुला हुआ प्रोग्राम और ब्राउज़र टैब रैम में अपनी जगह घेरता है। और यहीं पर रैम का साइज बहुत मायने रखता है। अगर आपकी स्टडी टेबल बड़ी है तो आप आराम से कई किताबें रखकर उनके बीच काम कर सकते हो, लेकिन अगर टेबल छोटी पड़ जाए तो कंप्यूटर को जगह बनाने के लिए कुछ डेटा को वापस धीमी हार्ड ड्राइव पर भेजना पड़ता है। इसी प्रक्रिया को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, जहां हार्ड ड्राइव को एक तरह की इमरजेंसी रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो सिस्टम को एकदम धीमा कर देती है। अच्छा, रैम से जुड़ा एक और आम अनुभव है बिजली जाने पर बिना सेव किए हुए काम का अचानक गायब हो जाना। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण रैम की वही वोलेटाइल प्रकृति है जिसके बारे में हमने बात की थी। रैम में डेटा छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर होता है। जैसे ही बिजली जाती है, ये चार्ज खत्म हो जाते हैं और उनके साथ साथ सारा डेटा भी उड़ जाता है। इसीलिए अपनी फाइल्स को हार्ड ड्राइव पर सेव करना इतना जरूरी है, क्योंकि वो एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। तो संक्षेप में, रैम कंप्यूटर की अस्थायी सुपर फास्ट स्टडी टेबल है। ये CPU और स्टोरेज के बीच एक पुल का काम करती है। इसकी रैंडम एक्सेस वाली खूबी इसे स्पीड देती है, और ज़्यादा रैम का मतलब है बेहतर मल्टीटास्किंग। और हाँ, ये वॉलेटाइल है, इसलिए अपना काम हमेशा सेव करते रहें। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और गेम्स और भी ज़्यादा जटिल हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा रैम की मांग करते हैं। तो कंप्यूटर की इस वर्किंग मेमोरी का भविष्य क्या है? क्या हमें और भी तेज़ और बड़ी मेमोरी वाली नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में कंप्यूटिंग के विकास को दिशा देगा।